तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग सेक्शन 10 के अंदर में बात कर रहे थे क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, बट अभी बात करेंगे ऑफर के बारे में बात करेंगे। तो पहला बात जो बोल रहे हैं, वैलिड ऑफर होने के लिए जो फर्स्ट मैटर्स है लीगल रिलेशनशिप। वैलिड ऑफर होने के लिए कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप मीन्स ऑफर मस्ट बी सच as in law is capable of being capable of being accepted and give rise to legal relationship। मीन्स लीगल संबंध क्रिएट होना जरूरी है। अगर ऑफर डजंट इंटेंड टू गिव राइज टू लीगल कंसिक्वेंसेस एंड लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है तो उसे हम वैलिड ऑफर इन द आई ऑफ लॉ नहीं कहा जाता है। जैसा कि जो केस लॉ हम लोगों ने डेल्ट किया, सोशल इन्विटेशंस किसी को देना, सोशल इन्विटेशंस इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डजंट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड। बिकॉज नॉट इट सो इंटेंडेड करने का मतलब होता है अगर हम सोशल इन्विटेशन देते हैं तो वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा नहीं होता है। इंटेंडेड मतलब होता है इरादा, ऐसा इरादा नहीं होता है। तो पहला क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स कैपेबल ऑफ मीन्स आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आप जो ऑफर देने जा रहे हैं, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप दोनों के बीच में वह क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो लीगल रिलेशंस नहीं होता है तो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, बिल्कुल सही, सर्टेन होना चाहिए। हम लोगों ने देखा था ऑफर एक पढ़ा था, वह सिर्फ उसके दुकान में बहुत सारे ऑयल थे बट कौन सा ऑयल बेचना चाहता था वह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एक्सप्लेन नहीं था। मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ऑफर के अंदर में टर्म्स जो है सो सर्टेन होना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ ऑफर अगर वेग होता है, वेग मतलब स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, वेग है, इंडेफिनिट है, तो उसका एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अगर कोई एक्सेप्ट कर भी लेता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। जैसा कि ए ऑफर करता है बी को 100 क्विंटल्स ऑफ वाइल and there is nothing whatever to show what kind of oil was intended to, what kind of oil was intended, कौन सा तेल मालूम ही नहीं है, तो the offer is not capable of being accepted for want of certainty, क्योंकि यहाँ पे certainty नहीं है कौन सा। तो एक बोलेगा भैया मैं सरसों का तेल सप्लाई करता हूँ, सरसों का तेल दूंगा, बायर कहेगा नहीं मुझे तो ऑलमंड ऑयल चाहिए था, मैं तो ऑलमंड ऑयल के लिए बात कर रहा था। तो सर्टेनिटी नहीं है, तो सर्टेन होना चाहिए। तो दो चीजों हम लोगों ने सीखा, जो कैपेबल होना चाहिए क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप और सर्टेन होना चाहिए। अगर सर्टेन नहीं होगा तो लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इसके बाद कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा तो कैसे। अब एग्जांपल देते हैं, अब मान लीजिए राहुल किसी लड़की से प्यार करता है, यह मन में बैठा के रखा है, कम्युनिकेशन जब तक लड़की के पास नहीं पहुंचेगा तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मीन्स उसको सामने वाले को बताने होगा, प्रपोज करना होगा। तो एन ऑफर टू कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्संस टू whom it is made, otherwise there can be no acceptance। अनलेस जब तक कि ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया जाता है,
जब तक बताया नहीं जाता है, कम्युनिकेशन संवाद नहीं किया जाता है, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट, एंड एक्सेप्टेंस एंड ऑफर इन इग्नोरेंस टू द ऑफर। जस्ट ignorance of the offer, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। गौरीदत्त की कहानी इग्नोरेंस था, लालमन को मालूम ही नहीं था जो भैया कुछ ऐसा ऑफर भी आया है और बच्चे को, भतीजे को खोज के ले आया। तो ऑफर मालूम ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस की सवाल ही नहीं उठता है। तो an acceptance and offer in ignorance of the offer is not acceptance and doesn't confer any right on the acceptor. आदित्य, मिस्टर आदित्य, यस सर। आप एक बार वीडियो ऑन कीजिएगा। एक मिनट। अच्छा, क्लास आप तो पहले भी कर रहे थे कि आज फर्स्ट क्लास? कल कल तो मैं देखा था आपको, लास्ट में देखा था। क्लास आप ले रहे हैं? कब से ले रहे हैं? सर कल से। कल से। तो समझ में आ रही है आपको? जी सर, कल थोड़ा बहुत समझे थे और आज से। अच्छा अच्छा, नहीं तो प्रीवियस क्योंकि नहीं समझ में आएगी, क्योंकि फर्स्ट मान लीजिए आपने एबीसीडी नहीं सीखा, ठीक है, और 3 क्लास जी में सर। हमने एबीसीडी सिखाया है। अगर आपको एबीसीडी नहीं मालूम होगा तो आप सेंटेंस, अगर वर्ड्स बनाना की क्लास में जाएंगे तो वर्ड्स बना पाएंगे क्या? नो सर। हाँ, तो बोलेंगे मास्टर जी तो सही से नहीं पढ़ाता है, समझ में ही नहीं आता है। तो आपको बताना चाहिए था, मेरे से बात करना चाहिए था, क्या समझ में आया। मैं पूछा भी था किसको क्या समझ में आया, नहीं आया। वो तो मैं लाकर आज मैं देख रहा हूँ, कल मैं देख भी नहीं रहा था कौन क्लास आ रहा है कौन जा रहा है, अभी मैं देखा हूँ। एनीवे, एक बार बात कीजिएगा आप सेंटर पे, ठीक है? ओके सर। तो बच्चे अपने बात कर रहे थे इग्नोरेंस। अगर इग्नोरेंस रहा और आपको मालूम नहीं है और वो आप काम कर लेते हैं तो ये नहीं माना जाएगा जो आपने एक्सेप्टेंस उस ऑफर का किया था, क्योंकि विदाउट नोइंग द ऑफर इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात है। तो फैक्ट्स वही है गौरी दत्त। इस केस को पुनः मुझे नहीं लगता दोहराने की जरूरत है क्या इस केस को? नो सर, नो सर। ओके, थैंक यू। दो केस लो अभी हम लोगों ने देखा है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। नहीं, 3 हो गया। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एंड गौरीदत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या है? बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या है बाबू? एनी स्टूडेंट्स बताइए प्लीज। ये बोल गए हैं। नो सर। सर सर, हस्बैंड social- वाइफ रहते हैं। हस्बैंड वाइफ। मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर मैटर मैटर
तो वहाँ पे सोशल एग्रीमेंट होता है। एकदम बिल्कुल से, बिल्कुल से। बस एक ही वर्ड से याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। बाल्फर वर्सेस बाल्फर जैसे ही दिमाग में आया तो सोशल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बस कहानी खत्म। एग्जाम में इतना अगर याद रह गया आपको सोशल एग्रीमेंट के बारे में, बाल्फर वर्सेस बाल्फर करता है, तो आप एक किताब लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। तो बच्चे करते हैं कि इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इतना कंफ्यूज आ जाते हैं, जो एग्जाम में किधर से क्या पूछा, क्या लिखना है, सारा कहानी खत्म हो जाता है। एकदम स्पष्ट रहना है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर की जब बात आई तो सोशल एग्रीमेंट की बात आई। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी याद रखने की जरूरत है। तो अब हम एक अगला पॉइंट है, जो जब भी आप ऑफर कर रहे, मान लीजिए राहुल, सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, ये ऑफर किसी लड़की को करता है, बट यहाँ पे ऑब्टेनिंग विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ऐसा नहीं है बोले नहीं मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा मन किया तो मैं बोल दिया, मैं तो बस, मुझे तुम हाँ कहो या ना कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम हाँ ना भी कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। नहीं, it must be made with a view to obtaining the assent of the other party. Assent yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है, no doubt, but आपका विथ ए व्यू, आपका इरादा होना चाहिए जो आप अगले वाले पार्टी से एसेंट ले। एसेंट मतलब होता है स्वीकृति। तो ऑफर मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी एड्रेस्ड, नॉट मेरली, कहने का मतलब होता है नाम मात्र, नॉट मेरली विथ ए व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशंस ऑफ मेकिंग एन ऑफर। दो बातें अभी देखिए, मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूं, आप लोग अपवर्ड मत होइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ऐसे एग्जाम्पल लूंगा और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल होता है तो बहुत जल्दी याद रहता है और भूलने का संभावना भी कम रहता है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, दो बातें बोला, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, एंड दूसरा बोल रहे हैं नॉट मेरली विथ ए व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशंस। जो मैं पहले ही बोला, राहुल ये नहीं कहेगा बस मेरा तो इंटेंशंस है, बस ऐसे ही मैं ऑफर कर दिया, मैं सोचा मैं प्रपोज कर दिया, हाँ ना में मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस होने के लिए विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी होना चाहिए, एंड इट मे बी कंडीशनल। कंडीशनल कहने का मतलब होता है शर्त, कोई शर्त लगा दिया। तो इस एग्जांपल को ही लेते हैं, राहुल लड़की को प्रपोज करता है और कहता है आई वॉन्ट टू मैरी यू, वुड यू लाइक टू मैरी मी, बट मैं तुमसे शादी तभी करूंगा जब मैं सीए बन जाऊंगा। हो सकता है कंडीशनल है, बच्चे की मन में भावना है नहीं भाई हम तो सीए बन के ही शादी करेंगे। तो एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बाय द ऑफरर। तो राहुल यहाँ पे कौन था, ऑफरर था। जो ऑफर देता है, जो प्रपोज करता है उसे ऑफरर कहते हैं या प्रपोजर कहते हैं। तो ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस। ये थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑफरर कहता है जो मैं मटेरियल की सप्लाई, जी बिटिया गुड नाइस बाय बाय जाओ। इट में भी कंडीशनल मिस कहता है ऑफरर कहता है जो हम मटेरियल की सप्लाई में आस्क फॉर पेमेंट ऑफ आरटीजीएस, and the offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. मान लीजिए ऑफरर बोलता है जो आई वांट टू सेल माई कार बट सब्जेक्ट टू
मैं डिलीवरी दूंगा जब मेरे को आरटीजीएस आ जाता है। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का वे है। जब आरटीजीएस कब होता है, जब मिनिमम 2 लाख वैल्यू का जब होता है तो आरटीजीएस होता है, और उससे नीचे के वैल्यू के लिए आईएमपीएस होता है या निफ्ट होता है। एंड ऑफर शुड नॉट कंटेन a term the non-compliance of which would amount to acceptance। राहुल जब ऑफर दे रहा था उस लड़की को, बोला जो अगर तुम विदिन 24 आवर्स रिप्लाई नहीं देती हो, खत में लिख के भेज रहा है, अगर विदिन 24 आवर्स रिप्लाई नहीं आता है तो मैं मान लूंगा जो तुम इसको स्वीकृत की, मिस एक्सेप्ट की। राहुल कहता है अगर 24 आवर्स के अंदर जवाब नहीं आया तो मान लिया जाएगा जो तूने एक्सेप्ट कर। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म द नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस मतलब रिप्लाई नहीं आया, द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time में बोला वही 24 hours. If the acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. ऐसा conditions नहीं लगाया जा सकता। तो हम लोगों ने देखा ऑफर को वैलिड होने के लिए पहला चीज था लीगल रिलेशंस, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कम्युनिकेशंस होना चाहिए। एक बार बस यूं ही कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, ये पॉइंट याद रखना है। सर्टेन, डेफिनेट, नॉट भेग, कम्युनिकेशंस, 3 बात। एंड चौथी बात इंटेंशंस विथ ए व्यू टू, एंड 5वां नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ए प्रपोज करता है, ए प्रपोज करता है, राहुल प्रपोज करता है, सूर्यांशु को to purchase his Android mobile phone 5000 if no reply by him in a week। अगर 1 सप्ताह के अंदर में राहुल बोलता है B2 परचेज हिज एंड्रॉइड, अगर 1 सप्ताह के अंदर में जवाब नहीं आता है तो यह मान लिया जाएगा जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल को। तो दिस वुड नॉट रिजल्ट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर वैलिड होने के लिए या तो स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है। लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, राहुल की ही एग्जांपल को लेते हैं। राहुल अगर सूर्यांशु को बोलता है आई वॉन्ट टू मैरी, वुड यू लाइक टू मैरी मी, तो दिस इज ए स्पेशल, ए स्पेसिफिक, और पूरे जनरल पब्लिक को कहता है, पूरे क्लास में अनाउंस करता है आई वॉन्ट टू मैरी, एनीवन वुड लाइक टू मैरी, तो देन दैट वुड बी ए जनरल ऑफर। अगर कोई ऑफर स्पेसिफिक है तो उसके द्वारा ही एक्सेप्टेंस की जाएगी। अगर जनरल है तो एनीवन। इसका केस लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। एनीवन, यदि बच्चे, कोई भी बच्चे मेरे को बोलना चाहेंगे जनरल एंड एनीवन के बारे में मैं कुछ बात किया है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स। एकदम बिल्कुल सही। जैसे ही बात आए एनीवन कैन एक्सेप्ट एनीवन, बस कार्लिल
वर्सेस कार्बोलिक, उसमें भी वही हुआ था, एडवर्टाइजमेंट हुआ था, जनरल पब्लिक को दिया था, और कोई भी आके एक्सेप्ट कर लिया, मेडिसिन को खा लिया, मतलब वो होना चाहिए था। फिर भी वो इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब यहाँ पे जनरल ऑफर था। थैंक यू। तो ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। अब आगे एक और बात कहना चाह रहा है यहाँ पे, जो ऑफर होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम ए मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस। जैसा कि मैं पहले भी बात किया, मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं मैं तो बस यूं तो, मैं तो यूं ही कह दिया, मैं तुमसे तो प्यार नहीं करता हूं, बस ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर जब है तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस नहीं, एंड इन्विटेशंस टू ऑफर ए मेरे कम्युनिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैजुअल इक्विलिटी, प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या होता है, जो ऑफर होता है डिफरेंट होता है। किससे? इन्विटेशंस टू ऑफर से। इन्विटेशंस टू ऑफर में हम लोगों ने बात किया था क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट, क्लास की कहीं पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं आप क्लास में वहां जाएंगे सेंटर पे तो आपको एडमिशंस मिल ही जाएगी। किसी भी बड़े बड़े कॉलेज संस्थान, एमबीए संस्थान के बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, बच्चे वहां पे नामांकन करते हैं, प्रोस्पेक्टस लेते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है जो उसको एक्सेप्टेंस करे या ना करे, क्योंकि उस बच्चे की तरफ से ऑफर दी जाती है। पहले वाली जो होर्डिंग थी वह इन्विटेशंस टू ऑफर थी, तो ऑफर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इन्विटेशन टू ऑफर हम किसी को इंड्यूस करते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर में हम इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं मतलब उसे तैयार करते हैं, प्रोवोक करते हैं, उसे रजामंद करते हैं। मान लीजिए टीवी के अंदर में जितने भी प्रचार आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है, वह कस्टमर को इंड्यूस करती है, जो आप मेरा सामान इस्तेमाल कीजिए, परचेज कीजिए। और मेरे कम्युनिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मान लीजिए पब्लिक एडवर्टीजमेंट आती है तो उस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेशन है, वो ऑफर नहीं है, ये मेरे कम्युनिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस अक्सर एग्जाम या किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने से पहले प्रोस्पेक्टस, या किसी भी कंपनी की शेयर इशू होती है तो वहां पे प्रोस्पेक्टस जारी होता है। तो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, एंड एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस। In case of an invitations to make an offer, the persons making the invitations does not make an offer, rather invites करता है, जैसा कि मैंने कहा induce करता है, invites the other party to make an offer। ऑब्जेक्टिव होता है इन पार्टियों का, ऑब्जेक्टिव होता है क्या, send out the invitations that he is willing to deal with any persons। मान लीजिए कोई भी कॉलेज एडमिशंस की नोटिस देती है, तो कॉलेज का कहना है कॉलेज इज विलिंग टू डील विथ एनी पर्सन्स who on the basis of such invitations is ready to enter into a contract with him subject to the final terms and conditions। अब उस कॉलेज संस्थान की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वह फुलफिल करने के बाद वह ऑफर, मान लीजिए मार्क्स की परसेंटेज हो सकती है, सर्टेन क्राइटेरिया हो सकता है, फैमिली इनकम हो सकता है, बहुत सारे बैकग्राउंड है। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शंस, क्या होता है, इन्विटेशंस टू ऑफर। इट इज मेरली इनवाइट्स, ऑफर एंड बिड्स। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी लॉ जब पढ़ाएंगे तो समझेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आपको सिंपली मान लेना है प्रोस्पेक्टस से पहले रेड हेरिंग लगता है। यह बुक बिल्डिंग का एक प्रोसेस है, इसके अंदर में कंपनियां, एक एग्जांपल बताते हैं, सपोज ए पेंसिल है, ये पेंसिल का कीमत क्या होगा कंपनी को मालूम नहीं है और कंपनी को समझ में भी नहीं आ रहा है, बट इतना समझ में है 1 रुपए से लेके इसकी कीमत 10 रुपए होनी चाहिए।
तो वह एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है मार्केट को और बोलती है जो मैं इसको 1 से 10 रुपए के बीच में बेचना चाहता हूं और जो व्यक्ति मैक्सिमम बोली लगाएगा उसी को हम अपना ही पेंसिल देंगे। तो दिस इज ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दिस इज ए बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के अंदर में जब भी कंपनियां शेयर इशू करती है तो वहां पे प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करती है। Issued by a company is only an invitations to the public to make an offer to subscribe the securities of the company. Invitations to offer पास inducement लिख लीजिएगा, इंड्यूस करना होता है, आगे कहीं वर्ड मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला है, बट इंड्यूस करना होता है। इन्विटेशन टू एन ऑफर ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन होता है, एन अनाउंसमेंट। इन्विटेशन टू ऑफर इंटेंशन होता है या अनाउंसमेंट होता है। एंड ऑफर को डिस्टिंग्विश किया गया है आंसर्स टू ए क्वेश्चंस। एक केस लॉ है हार्वे वर्सेस फेसी। हार्ले एल होना चाहिए था, क्या है इनमें। इसके अंदर में क्या हुआ है, यह यूएस की केस लॉ है। ऑफर को एंड इन्विटेशन टू ऑफर को डिस्टिंग्विश करके केस लॉ बताना चाह रहा है। इस केस में हार्वे, जिसको प्लेंटिफ कहा गया है, एक टेलीग्राम के द्वारा डिफेंडेंट मतलब फेसी को 2 क्वेश्चंस पूछता है। तो बम्पर हॉल पेन बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है फेसी। हार्ले पूछता है will you sell us bumper hall pen? एंड टेलीग्राम के द्वारा लोएस्ट कैश प्राइस बताओ, कितने में बेचोगे। तो डिफेंडेंट मतलब फैंसी, डिफेंडेंट की किसी भी केस में 2 पार्टी होता है, एक प्लेंटिव होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिव वह होता है जो एग्रीव्ड होता है, जिसे कष्ट हुआ है, दिल में धक्का पहुंचा है, और डिफेंडेंट वो होता है जो धक्का दिया है और अपने आप को बचाव करना चाहता है, अपने आप को सेफ कर, डिफेंस करना चाहता है। क्रिकेट खेलते होंगे तो डिफेंसिव प्लेयर डिफेंस करता है। तो डिफेंडेंट यहां पे कौन है, फेसी है, जो बम्पर हॉल पिन बेचता है। तो डिफेंडेंट रिप्लाई करता है हार्वे को टेलीग्राम के द्वारा लोएस्ट प्राइस फॉर ए हॉल पिन $900। अब प्लेंटिफ सेंड करता है अनदर टेलीग्राम। हार्वे फिर से टेलीग्राम सेंड करता है, बोलता है वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन। लेकिन डिफेंडेंट जो है रिफ्यूज कर देता है टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस। रिफ्यूज टू सेल कौन, डिपेंडेंट फैसी, रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस। आप किसी, इसको मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से बताता हूं। आप किसी दुकान में जाते हैं, 2 सवाल पूछते हैं दुकानदार से, क्या ये आप बेचेंगे, और फिर पूछते हैं इसका प्राइस क्या है। तो दुकानदार से प्राइस बताता है। आप दुकानदार को बोलते हैं भैया ये सामान मेरे को पैक कर दो, दुकानदार बोलता है नहीं मैं नहीं पैक करूंगा। तो बोलते हैं आप तो रेट बताया, अरे रेट सिर्फ बताया, मैं थोड़ी ही बोला मैं बेच रहा हूं। तो ऐसा ही इस केस में कुछ हुआ। फेसी ने कहा रिफ्यूज टू सेल। अब प्लेंटिव मेरे भाई साहब हार्वे चले गए कोर्ट को और कंटेंट मतलब बताए, इरादा प्रकट किए, जो हमने दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट इतना एंड देयरफॉर दे आर बाउंड टू ऑफर, बाउंड बाय द ऑफर। तो अब प्रिवी काउंसिल, जैसे अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है,
वैसे ही जब प्रिवी काउंसिल्स, जब राजा की सरकार होती है तो वहां प्रिवी काउंसिल्स वर्ड यूज होता है। तो प्रिवी काउंसिल्स डिडंट एग्री विद द प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड दैट प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, तो डिफेंडेंट रिप्लाई ओनली टू द सेकंड क्वेश्चंस, सिर्फ दूसरे का जवाब दिया, प्राइस बताया, बाय कोटिंग द प्राइस, प्राइस मात्र बताने से यह, बट डिडंट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चंस, but reserve their answer with regard to their willingness to sell. सेल के बारे में आंसर्स अपना तो रिजर्व रखा, कुछ नहीं बोले। तो अब सवाल उठता है, क्या होगा? but reserve their answer with regard to their willingness to sell, and thus they made no offer at all. ऑफर ही नहीं दिया था, फेसी ने ऑफर ही नहीं दिया था, उसने तो सिर्फ प्राइस, लोएस्ट प्राइस बता दिया था। तो लॉर्डशिप कहा, मेरे स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस at which the vendor would sell contained no implied contract, meaning सिर्फ लोएस्ट प्राइस, किसी दुकान में जाना, लोएस्ट प्राइस का पूछ लेना और उसका बता देना, इस बात को दर्ज नहीं करता है। जो ऑफर दिया आपको, दे आर रेडी टू सेल इट, वो तो सिर्फ आपको प्राइस बता रहा है, इसका ये मतलब नहीं जो आपके बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ऑफर ही नहीं हुआ तो आप एक्सेप्टेंस कहां से? to sell the persons who had inquired about the price. तो यहाँ पे हार्वे वर्सेस फेसी में आपका ऑफर एंड इन्विटेशंस टू ऑफर में क्या फर्क होता है, तो ये केस लॉ की बारी आएगी। इस डिसीजंस को फॉलो किया गया है मैकफियरसन वर्सेस अपना में भी, जहां पे भी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी had said that he would not accept less than, and this statement didn't indicate any offer but indicated an invitation to an offer. जब गुड्स को ऑक्शन के द्वारा बेचा जाता है तो ऑक्शनर doesn't contract with anyone who attends the sale. The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale. So persons who come into the auctions may have intentions to purchase. Means auctions में जितने भी लोग जाते हैं तो वो क्या है, invitations to offer, ऑफर नहीं होते। इसमें होता क्या है, सामान मान लीजिए डिस्प्ले हो गया तो 100, 102, 105, 110, अब सामने वाला आप बोलते हैं yes I would like to buy, मतलब आप ऑफर दे रहे हैं yes I would like to buy at the rate of 100, अब जब हैमर मारा ना तो एक्सेप्टेंस हो गया फाइनल। तो इन्विटेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम लोगों ने समझा। ये ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेस जब वर्ड्स के द्वारा होता है, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट के द्वारा होता है। एक केस लो और है यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं, एक लड़का आता है और आपकी कार को जब आप सिग्नल पे रुकते हैं विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, in such circumstances any reasonable man could guess that he expect to pay for this. implied offer क्या होता है उसके बारे में बात किया। आप 4 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी ट्रैफिक पे रुकती है,
और एक लड़का आता है और आपकी गाड़ी को क्लीन करना चालू कर देता है, क्लीनिंग द कार, क्लीनिंग द कार, कार को क्लीन करना चालू कर देता है। तो अब सवाल उठता है, जो क्या उसे पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अगर कोई आता है मेरे काम करने लगता है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मैं उसे रोकूं। अगर मैं नहीं रोक रहा हूं, मतलब मैं उसकी ऑफर को, इम्प्लाइड ऑफर जो कर रहे हो, कंडक्ट के द्वारा, कुछ शब्द से नहीं बोला, वह काम करके प्रतीत कर रहा है, तो क्या है? इम्प्लाइड ऑफर है। और मैंने अगर मना नहीं किया तो मैं एक्सेप्टेंस कर लिया, और जब मैं एक्सेप्टेंस कर लिया तो हम बाउंड टू पे है, उस बच्चे को पैसा देना बनता है। जैसा कि एक और हम लोगों ने देखा था, इम्प्लाइड ऑफर में कंडक्ट वाले केस में कूली आता है, कूली वाला भी इम्प्लाइड ऑफर की कंडीशंस में। ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? पूछ सकते हैं।